नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 2 पर हम कार्य कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिलेबस के अनुसार निर्धनता एवं भुखमरी संबंधी मुद्दे। इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगातार क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। समझते हैं इस टॉपिक के कितने डायमेंशंस हो सकते हैं और इस टॉपिक को हमें कवर कैसे करना है। आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जीएस के किसी भी एक पेपर को हम 20 डेज में कवर करते हैं। और आंसर राइटिंग सेशन का भी आप पार्ट बन सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहा निर्धनता, और भुखमरी, हंगर। इन दोनों के संबंध पर आधारित है पूरा टॉपिक। तीन डायमेंशंस के तहत समझेंगे। सबसे पहले निर्धारण, डिटर्मिनेशन, निर्धनता का निर्धारण कैसे किया जाता है। इसके बाद संबंध, निर्धनता के विभिन्न पक्षों के साथ क्या क्या संबंध है, और फिर योजनाएं या स्कीम्स जो निर्धनता निवारण के लिए संचालित की जाती हैं, उनके मूल्यांकन को लेकर के बात करेंगे। निर्धारण के अंतर्गत सबसे पहले परंपरागत जो मापदंड था, कैलोरी मापदंड, और वर्तमान में आय पर आधारित मापदंड। संबंध में हम देखेंगे निर्धनता का एक संबंध बेरोजगारी के साथ, दूसरा संबंध भुखमरी के साथ, स्टारवेशन, तीसरा संबंध कुपोषण, और लास्ट में फिर अर्थव्यवस्था में इनकी परफॉर्मेंस। योजनाओं के अंतर्गत सरकार की इच्छा शक्ति पर बात की जाएगी और सरकार बजट के माध्यम से किस प्रकार के प्रावधान सुनिश्चित करती है। तो इस टॉपिक को आप इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे जिससे टॉपिक आसानी से हमको समझ में आ जाए। सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये कि निर्धनता या गरीबी किसको कहा जाता है। तो ये सब तो आपने पढ़ ही लिया होगा। या गरीबी का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में एक बहुत बड़ी समस्या तो यही है कि गरीब लोगों की पहचान कैसे की जाए, कैसे निर्धारित करें कि ये वर्ग गरीब है और ये गरीब नहीं है। तो निर्धनता या गरीबी का जो सामान्य मापदंड होता है उसे कहा जाता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, जैसे शिक्षा, यानी अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास आवास नहीं है, या बीमारी की स्थिति में इलाज करने के लिए पैसे नहीं है, सुविधा नहीं है चिकित्सा की, और जिसके पास ये कोई रोजगार नहीं है और जीवन में उच्च गुणवत्ता की जो वस्तुएं हैं वो उसके पास नहीं है। ये एक सामान्य सा अर्थ है निर्धनता का। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत की बात करते हैं हम। तो भारत में गरीबी या निर्धनता का निर्धारण कैसे किया गया। तो भारत के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने इस संबंध में भारत सरकार को सलाह और एडवाइस दी और उसमें बताया कि सबसे पहले कैलोरी को एक मापदंड माना गया
तो कैलोरी का जो फॉर्मूला है वो विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा भारत में दिया गया, जिसमें दांडेकर एवं रथ जैसे अर्थशास्त्री से, इसके बाद लकड़ा वाला फॉर्मूला आया, और देन फिर सुरेश तेंदुलकर फॉर्मूला आया 2009 से। और तेंदुलकर फॉर्मूले में कैलोरी जो मापदंड था, इससे दूरी मेंटेन की गई, इसको छोड़ने के लिए कहा गया। तो कैलोरी जो मापदंड है सिर्फ ये कहता है कि भारत में शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की शारीरिक मानसिक क्षमताओं में अंतर होता है। तो जो व्यक्ति जितना अधिक शारीरिक श्रम करेगा उसकी ऊर्जा उतनी ज़्यादा व्यय होती है, खर्च होती है, तो उसको उसी अनुपात में ज़्यादा कैलोरी का ऊर्जा का भोजन प्राप्त करना होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति 2400 कैलोरी का भोजन प्राप्त नहीं कर पाता था, 2400 कैलोरी से कम का है, उसको गरीब माना जाता था। और शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति 2200 कैलोरी तक का भोजन प्राप्त नहीं कर पाता था, उसे गरीब माना जाता था। तो इस तरीके से एक फार्मूला इसमें ये निकाला गया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में इतनी कैलोरी का निर्धारण कैसे होगा। बाद में शहरी क्षेत्र के लिए इसको लगभग 2100 कैलोरी कर दिया गया था। कि निर्धारण कैसे होगा इसका, इसके निर्धारण के लिए माना गया कि भाई शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को इतनी कैलोरी का भोजन प्राप्त करना होगा और ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को इतनी कैलोरी का भोजन प्राप्त करना होगा। अब इतने भोजन के लिए फिर आपके पास अर्निंग होनी चाहिए, पैसा होनी चाहिए, पैसे से आप वो वस्तुएं खरीदेंगे तब आप उनको कंज्यूम करोगे, उपभोग करोगे। तो कैलोरी फॉर्मूले में शिक्षा के आधार पर गरीबी का निर्धारण नहीं किया जाता। तो कैलोरी फॉर्मूले की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इसमें अगर आपके पास इतना भरपेट भोजन है, इतनी कैलोरी का अगर आपने भोजन किया है, भले आपके पास आवास नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, तब भी आपको गरीब नहीं माना जाएगा। बहुत लंबे समय तक भारत में इस प्रकार की एक पक्षीय व्याख्या सरकार ने लागू की जो गलत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इस अवधारणा का काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ और सरकार की आलोचना हुई। फिर बाद में 2009 से सुरेश तेंदुलकर जब फॉर्मूला आया तो उसमें MPI मल्टी पावर्टी डायमेंशन को अपनाया गया है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, यानी UNDP जिस प्रकार से मानव विकास सूचकांक जारी करती है और UNDP के पैरामीटर्स को लेकर के भारत में फिर ये फॉर्मूला बनाया गया। कैलोरी के बाद में आय पर आधारित निर्धनता के निर्धारण का भी एक रास्ता निकाला गया। आय का फॉर्मूला ये था कि जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक इनकम है वह व्यक्ति उसी इनकम से उसी अनुपात में अपने लिए शिक्षा प्राप्त कर सकता है, चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सकता है, अपने लिए आवास बना सकता है, अच्छा भोजन प्राप्त कर सकता है, वाहन भी अपने लिए खरीद सकता है। तो आय पर आधारित अगर निर्धनता का निवारण किया जाए तो ये एक अच्छा तरीका माना गया पूरी दुनिया में, लेकिन निरपेक्ष रूप में सही नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनकम बहुत ज़्यादा है किसी परिवार के पास, लेकिन वहाँ पर शिक्षा का स्तर उतना ही कमज़ोर है, आवास की गुणवत्ता भी कमज़ोर है और स्वास्थ्य तक पहुँच भी उनकी नहीं है। तो ऐसे कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आय का स्तर अगर अच्छा है तो जीवन की शेष सुविधाएं आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं, उनको जुटाया जा सकता है। तो आय के आधार पर अगर निर्धनता का निवारण किया जाता है तब इसके द्वारा निर्धनता का सटीक निवारण संभव माना जाता है। आय के आधार पर एक अच्छी सुविधा ये होती है कि आय का कितना स्तर निर्धारित करोगे, यानी 5 व्यक्तियों का एक परिवार है तो उस परिवार को चलाने के लिए एक महीने में कितना पैसा खर्च होना चाहिए। अगर आप मानते हो 3000 या 4000, तो 3000 और 4000 रुपये उस परिवार की आय संबंधी निर्धनता रेखा बन जाएगी। और अगर आप 5000 रुपये इसको मानते हो, 10,000 या ज़्यादा मानते हो, तो देन इसमें स्तर में थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। 3000 से अगर कम मानेंगे तो निर्धनता की तीव्रता अधिक रहेगी। यानी अगर कोई व्यक्ति 1200 या 1500 रुपये में एक व्यक्ति 1200-1500 रुपये में एक व्यक्ति एक महीने तक सभी साधनों के साथ जीवन जी सकता है तो देन फिर उसको गरीब नहीं माना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या 1200 रुपये में या 1000 रुपये में
वह 1 महीने तक शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन और बाकी लग्जरी सुविधाएं जुटा सकता है? तो देन ये संभव नहीं है। तो आय के आधार पर निर्धनता निर्धारण की जो तीव्रता है उसके बारे में हमको पता लगता है कि 1,000 रुपये खर्च करने वाले व्यक्ति की निर्धनता का स्तर ये है, 600 रुपये महीने खर्च करने वाले व्यक्ति की निर्धनता का स्तर इसके नीचे होगा। यानी यहाँ निर्धनता ज्यादा इंटेंसिफाई है, तीव्र है। यानी ये 600 रुपये खर्च करने वाला व्यक्ति ये ज्यादा गरीब है। तो भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, वो दुनिया के विभिन्न देशों के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये फार्मूला मुख्यतः दिया कि आय के आधार पर हम निर्धनता की तीव्रता का मापन कर सकते हैं। जितनी नीची होगी आय संबंधी रेखा, निर्धनता की तीव्रता, गहनता उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में किस तरीके से निर्धारण संबंधी जो समस्या थी उसका समाधान किया गया धीरे धीरे। सुरेश तेंदुलकर फॉर्मूले में बताया गया है कि जीवन जीने की लागत कितनी आनी चाहिए। यानी एक व्यक्ति जीवन जीने के लिए जितनी सुविधाओं की इच्छा रखता है उन सभी सुविधाओं को जुटाने के लिए कितना पैसा 1 महीने में आपको खर्च करना होगा और वो पैसा आप कमाओगे कैसे। तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को अब भारत में तरजीह दी जा रही है, इसको प्राथमिकता दी जा रही है। तो इसके आधार पर निर्धनता का सही आंकलन किया जा रहा है। तो एक तो जब आप इस टॉपिक को कवर करेंगे तो निर्धनता निवारण और निर्धारण संबंधी भारत में क्या क्या समस्याएं रही हैं उन पर अपना एक माइंडसेट आपको बनाना है कि भारत सरकार को इतना समय क्यों लगा कि गरीबी को कैसे परिभाषित किया जाए। दूसरा एस्पेक्ट है इसका निर्धनता के विभिन्न संबंध। निर्धनता का संबंध बेरोजगारी के साथ देखा जाए। क्या जो व्यक्ति बेरोजगार है वो हर स्थिति में निर्धन भी होगा, गरीब भी होगा? एब्सोल्यूट रूप में तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बेरोजगारी की परिभाषा दी जाती है ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक है और 60 या 65 वर्ष तक है। 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं इनको बेरोजगार नहीं कहा जाता, इनको आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। 60 या 65 साल की उम्र से अधिक व्यक्ति ये भी बेरोजगार नहीं है, ये भी डिपेंडेंट है, आश्रित जनसंख्या है। तो बेरोजगारी की परिभाषा एक आयु के अनुसार की जाती है, लेकिन सामान्यतः देखा गया है कि जो व्यक्ति बेरोजगार है वह निर्धन भी होता है, वो गरीब भी होता है। यानी आपके पास कोई स्थायी रोजगार नहीं है या ऐसा रोजगार नहीं है जिसके द्वारा आपको 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक कोई कार्य मिल जाए और उसके बदले में आपको एक अच्छा खासा वेतन मिल जाए। तो अगर बेरोजगारी ऊंची है तो निश्चित रूप से निर्धनता का स्तर भी ज़्यादा गहन रहेगा, गंभीर रहेगा। बेरोजगारी कम है तो निर्धनता भी कम मापी जाएगी। तो निर्धनता का बेरोजगारी के साथ संबंध आपको भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में निर्धारित करना है कि क्या कारण है कि बेरोजगारी के साथ निर्धनता को हमेशा जोड़ करके देखा जाता है। अगर कोई योजना बेरोजगारी को दूर करने के लिए चलाई जाएगी तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव निर्धनता पर रहेगा। इसलिए भारत सरकार की जितनी योजनाएं वो बेरोजगारी को टारगेट करती हैं, 80% योजनाएं, जिसके द्वारा सरकार निर्धनता को इनडायरेक्टली टारगेट करती है। बेरोजगारी के बाद निर्धनता का संबंध भुखमरी के साथ। अगर कोई व्यक्ति निर्धन है इसका सीधा सा अर्थ है कि उसके पास जीवन जीने के लिए उतनी आय नहीं है और वह व्यक्ति भूख का शिकार हो गया है। यानी इंटरनेशनल एजेंसीज ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें भारत में भुखमरी की समस्या दुनिया के बहुत सारे देशों से ज़्यादा गंभीर पाई गई है। लाखों करोड़ों लोग भारत में भुखमरी की समस्या के अधीन आते हैं। तो निर्धनता का भुखमरी से सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। निर्धनता अधिक है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों की एक दिन भूख से मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के पास खाद्यान्न तक आसान पहुंच नहीं है। तो अभी हम इसको सरकार की योजना के साथ डिस्कस करेंगे। फिर निर्धनता का संबंध आपको कुपोषण के साथ भी देखना है। यानी कुपोषण एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति के पास संतुलित भोजन होना चाहिए। यानी भोजन की मात्रा और भोजन का गुणात्मक स्तर दोनों होने चाहिए। एक व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया लेकिन उसकी क्वालिटी सही नहीं है, तब भी यह कुपोषण की स्थिति में आ जाएगा। तो बहुत सारे रिच पीपल्स
सक्षम और धनी लोग भी कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो खास प्रकार के भोजन पर ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और शरीर को जितनी क्वालिटीज़ का भोजन चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता। लेकिन सामान्यतः कुपोषण की समस्या निर्धनता से जुड़ी हुई है। निर्धनता अधिक है तो निर्धन परिवारों में बच्चे, महिलाएं ज़्यादातर कुपोषण की शिकार हो जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कुपोषण की समस्या भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसी दिशा में काम कर रही हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है, उन रिपोर्ट्स में भारत को बहुत टारगेट किया गया है। तो इसलिए भारत के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज बना हुआ है। तो आप इसी तरीके से इन टॉपिक को कवर करेंगे। फिर आप देखो योजनाओं पर, यानी भारत में निर्धनता और भुखमरी दूर करने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरंभ की हैं। लेकिन माना जाता है कि इन योजनाओं को राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में लागू किया गया है। यानी सरकार ने केवल अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए या राजनीतिक आधार पर लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की। इन योजनाओं को उस इच्छा शक्ति के साथ लागू नहीं किया गया कि वास्तव में हमें अगले 3 से 4 साल में इतने लोगों की निर्धनता दूर करनी है, इतने व्यक्तियों को बेरोजगारी की कैटेगरी से हमें बाहर लाना है। इसलिए भारत में माना जाता है कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, ये प्रदर्शनकारी योजनाएं, लोक लुभावन योजनाएं 100 पीस बन करके रह गई हैं। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अर्थ क्या होता है, फिर आपको ये सब समझना है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर हमने कोई स्कीम लागू की है पूरे देश में या किसी एक राज्य में, तो देन उससे उस स्कीम को हमें 6 महीने लागू करना है और 6 महीने के बाद फिर हमें उसका फीडबैक लेना है कि इतने लोग निर्धनता और बेरोजगारी से बाहर आ चुके हैं, और फिर उस स्कीम को हमें एक्सटेंड करना, बढ़ाना, फिर बाकी लोगों को इससे बाहर लाना है। लेकिन सरकारें कभी भी इस तरीके से फीडबैक नहीं लेती हैं, इसलिए ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी मानी जाती है। तो इच्छा शक्ति का अर्थ ही हो गया कि जो कार्य हमने किया हमें उसका परिणाम भी चाहिए, और भारत में कभी भी परिणामों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, कभी भी इन चीज़ों का सटीक आंकलन नहीं किया गया है। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति को फिर कैसे बढ़ाया जाए? केंद्र और राज्य की सरकारों में इच्छा शक्ति क्यों नहीं आती है? सरकारों के कार्य बहुत ज़्यादा हैं, व्यापक स्तर पर सरकारें काम करती हैं, तो इसलिए निर्धनता और गरीबी जैसी जो अवधारणाएं हैं भारत में, इनको सरकार बहुत गंभीरता से क्यों नहीं लेती है? क्योंकि सरकारों के कार्य का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। सरकार मानकर चलती है कि भारत भौगोलिक रूप से एक बड़ा देश है, जनसंख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो इनडायरेक्ट तरीके से दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। दूसरा आपको ये समझना है कि जो योजनाएं लागू की जा रही हैं पिछले 70 सालों से लेकर के वर्तमान समय तक, इन योजनाओं पर अगर सरकार के बजट का खर्च आप देखो तो बढ़ते हुए बजट के साथ सरकार का सामाजिक क्षेत्र पर व्यय घट रहा है। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, पेयजल पर, सफाई पर, यानी बजट की राशि जितनी ज़्यादा बढ़ रही है उसके अनुपात में सामाजिक क्षेत्र पर या इन योजनाओं के लिए जितना पैसा दिया जाना चाहिए सरकार उसको कम करती जा रही है। तो अगर सरकार सामाजिक क्षेत्र की योजना पर पैसा कम खर्च कर रही है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी चुनौती भारत के लिए हो सकती है, क्योंकि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज बता रही है कि भारत में सबसे ज़्यादा दुनिया में भुखमरी, कुपोषण की समस्या है, और दूसरी तरफ सरकार बजट को घटा रही है। तो देन इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन हमको नज़र सीधा सीधा आता है। तो वो आपको नेक्सस इसमें समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार का मुख्यतः तर्क ये है कि हमारा राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा बहुत ज़्यादा है, हमारा विदेशी कर्ज का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर पैसा खर्च करने से इसका आकार और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो देन इसका रास्ता पर क्या निकलेगा? तो हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था का विस्तार करना चाहिए, यानी इकोनॉमी को इतना ज़्यादा एनलार्ज कर दो कि उस अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों को अपने स्तर पर रोजगार मिल जाए। जैसे किसी व्यक्ति को अपने स्तर पर रोजगार मिल जाएगा तो वैसी स्थिति में वो व्यक्ति निर्धन नहीं रहेगा, और यदि व्यक्ति निर्धन नहीं है तो भुखमरी और कुपोषण का शिकार भी वो नहीं रहेगा। तो हमारी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को उस तरीके से विस्तार भी नहीं दे पा रही है, उतना अधिक विदेशी निवेश हम आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं कि उद्योगों, कारखानों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो अर्थव्यवस्था के विस्तारीकरण के माध्यम से ही इन समस्याओं का समाधान संभव है। सरकार अपने बजट के माध्यम से कभी भी पैसा नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार की बाध्यताएं बनी हुई हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसी सरकार पर दबाव बना रही हैं कि आप अपने इस क्षेत्र पर किए जाने वाले खर्च को घटाओ, क्योंकि जो हमने विदेशी कर्जा लिया हुआ है जिन एजेंसी से, उनकी टर्म कंडीशंस में ये सारी चीज़ें शामिल हैं।
तो इस टॉपिक को आप इतने डायमेंशन में अगर कवर करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छा खासा अप्रोच आपका बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।